चीजें कॉम्प्लेक्स होते जाती है तो हम लोग क्लैरिटी चाहते हैं, है ना। हम अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं होती है। देखिए जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम बहुत अनकंफर्टेबल थे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी क्या होने वाला है करके। और जब चीजें एम्बिगुअस होती है, हेजी होती है, तब हम एजिलिटी चाहते हैं कि हम एक्शन फटाफट ले, इमीडिएटली चीजों को समझे और उसके ऊपर एक्ट करें, राइट। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अगर हमारा बिजनेस है और हम लोग वुका वर्ल्ड से जा रहे हैं, सो वी एज अ लीडर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। हम हमारे बिजनेस के लीडर है। हमारा बिजनेस चाहे आपके पास आपका टर्नओवर 1 लाख हो, आपका टर्नओवर 10 लाख हो, 1 करोड़ या 10 करोड़, यू आर द लीडर ऑफ योर बिजनेस। और आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग आपकी तरफ देखते हैं कि व्हाट यू विल डिसाइड, हाउ यू विल एक्ट इन दीज टाइम्स। और जनरली मैंने देखा है, जब हमने पहला लॉकडाउन देखा था ना, और इनफैक्ट इन सेकंड लॉकडाउन ऑल्सो, 3 टाइप के लोग होते हैं बिजनेस में। बिजनेस ओनर्स 3 टाइप के होते हैं। पहले डिस्पेयर, जब ये लॉकडाउन हो गया था तो लोगों ने बोला सब खत्म हो गया, अभी अब कुछ नहीं कर सकते, इसके बाहर निकल नहीं सकते हम लोग, हताश हो गए थे लोग, डिस्पेयर, हताश हो गए थे लोग, और उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं कर सकते। सेकंड कुछ टाइप के जो बिजनेस ओनर्स थे वो डिनायल में थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है करके, और या कुछ ऐसा होगा करके। और तीसरे होते हैं, वो होते हैं होपफुल, राइट। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? और ये 3 में से कौन से कैटेगरी में आप हो? आप चैट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए, आप डिस्पेयर में थे, डिनायल में थे, या होपफुल थे? hopeful, great, everybody is saying hopeful, why? और एक चीज और है, जो लोग होपफुल थे, है ना, ऐसे लोग, जो लोग होपफुल थे, दे डिड समथिंग टू देमसेल्फ। और आज आप ये प्रेजेंटेशन या आज ये प्रोग्राम आप देखने के लिए आए हो, इसका मतलब आप में वो डिजायर है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यू वांटेड टू ग्रो। यस, संपर्क मेंबर्स आर ऑलवेज होपफुल, कैलाश जी एकदम सही बात है ना। बट अगर डिजायर है तो यू कैन अचीव एनीथिंग, राइट, यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड वो डिजायर के कारण ही आप लोग यहाँ कुछ समझने आए हो कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये एक मेरी और पसंदीदा स्लाइड है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बट एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ आज की तारीख में आपके बिजनेस को आप 0 to 10 में क्या रेटिंग दोगे? 0 to 10 में क्या रेटिंग दोगे? कैन यू राइट इट डाउन? आप एक आंकड़ा लिखिए, 0 to 10 में आप अपने बिजनेस को क्या रेटिंग दोगे? 0 to 10 में 0 इज बैड, 10 इज बेस्ट, सब कुछ सही चल रहा है। 5 इज वेरी पॉलिटिकली करेक्ट है ना। 1 to 3 में आप कितना रेटिंग दोगे? तो 2 है ना। 1 to 5 में कितना दोगे? तो 3। सो डोंट राइट, बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग हमारे बिजनेस में कहाँ पे है, राइट। अगर हम लोग क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं हमारे बिजनेस को, तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस कम हो गए, लेकिन कुछ बिजनेसेस में आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, दे हैव एक्सपोनेंशियली ग्रोन देयर बिजनेसेस। कुछ लोग थे जिनके बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गए। क्यों हुए? बिकॉज दे वर एडॉप्टेबल टू सिचुएशन, एजिलिटी थी उनके अंदर में कि जो हो रहा है उसको समझ के, उसके ऊपर अंडरस्टैंड करके, एक लंबी दूरी का पिक्चर देख के उसके ऊपर काम करें। और अगर हमको इसमें से बाहर निकलना है, अगर हमको इसमें से बाहर निकलना है, अगर हमको हमारे बिजनेस को ग्रो करना है, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ATS, है ना। ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नहीं है। ATS का मतलब, ATS इज द ब्रिज। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना ब्रिज का, ये बहुत अच्छा ब्रिज है, बाम्बू का ब्रिज बनाया हुआ है, असम का फोटो है ये। बाम्बू ब्रिज बना के पीपल आर क्रॉसिंग द बिग रिवर, राइट। ATS इज नॉट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। व्हाट इज ATS? तो आज हम लोग 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके हेल्प के साथ, जिसके साथ हम लोग हमारे बिजनेस को इस सिचुएशन में भी ग्रो कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सो रेडी 3 चीजें सीखने के लिए? यस बिल्कुल। यस सर। एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है?
Just to understand ATS, what is ATS? Yes sir. Excited to know. बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आंसर डाले, व्हाट इज ATS। सो फॉर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एटीट्यूड। अगर आपके अंदर डिजायर है, इच्छा है और सही एटीट्यूड है तो सिचुएशन कैसे भी हो, यू विल गेट थ्रू इट। एग्री, डिसएग्री? एग्री। एग्री। और एटीट्यूड आता कहां से? अगर मैं आपको पूछूं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, एवरीबडी, नो वन विल से नो आई डोंट हैव अ गुड एटीट्यूड। एवरीबडी विल से आई हैव द बेस्ट एटीट्यूड व्हिच एवर अवेलेबल। मैं मतलब दुनिया का सबसे अच्छा एटीट्यूड मेरा ही है, यू नो, है ना? बट अगर हमारा एटीट्यूड सही है, हम सब अच्छे सही है, हमारे बिजनेस को हमने 0 to 10 में 6, 7, 8, 9 रेटिंग दिया हुआ है, या 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रेटिंग दिया हुआ है, हम लोग आज भी पीछे हैं, हमने हमारे गोल्स अचीव नहीं किए, राइट? कुछ ना कुछ चीजें आपको रोक के रखती है। कौन सी चीजें, कोई बता सकता है? यू कैन टाइप, यू कैन राइट, व्हाटएवर यू थिंक। Our own thoughts, yes. Anjali ji carry our own thoughts, right? Sir, adaptation of changes. Adaptation of changes, correct, right? Hello, sir. Yeah, go ahead. Yeah, sir. For me, managing time is a big challenge. Managing Time. Managing time is a big challenge. Absolutely, yes. Times are also challenging. So, managing passion, lack of clarity, status quo, how to start and manage, yes, absolutely, correct. जो चीजें हमको रोक के रखती है ना, वो सब हमारे पास ही है। क्या दिख रहा है आपको फोटो में? What you are able to see? Our own misconcepts. Yes, पंकज जी कह रहे हैं our own misconcept. फोटो में क्या दिख रहा है आपको? So we are not able to see this. You are not able to view this. No. Actually, I am not able. Are we supposed to see the horse or the house or what? एक horse बना हुआ है। What do you see in the picture? Picture में क्या दिख रहा है? नहीं, पिक्चर को कुर्सी में वो हार्स की रस्सी बंधी हुई फिर और खड़ा हुआ है। या चेयर पे हॉर्स को बांध के रखा हुआ है। हाँ, क्या दिख रहा है? कम्युनिकेशन में हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो हम लोग चीजों को देखते हैं, लेकिन देखने के लिए मत देखिए, समझने के लिए देखिए। उसका माइंडसेट, he learn the psychology of helplessness. इससे हॉर्स आराम से भाग सकता है, लेकिन उसका माइंड ऐसा ट्रेंड हो गया कि रस्सी अगर बंधी है तो रुक के ही रहना है। Absolutely, it's a metaphor. देखो, घोड़ा जो है प्लास्टिक की चेयर से बंधा हुआ है और शांति से खड़ा है, और माइंड इतना कंडीशन हो गया है उसका कि अब मुझे अगर बांध के रखा हुआ है तो मैं आगे जा नहीं सकता। जबकि एक हॉर्स पावर का वो खुद हॉर्स है, राइट? और एक हॉर्स पावर के फोर्स के साथ वो रस्सी को क्या, वो चेयर को भी लेके भाग सकता है, लेकिन कोशिश ही नहीं कर रहा है ना? और एटीट्यूड जो हमारा होता है ना, ये आता ही हमारे बिलीफ से है। हम किस चीजों पे यकीन करते हैं उससे आता है। और ये बिलीफ्स आते कहाँ से? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। हमने पहले कुछ किया होगा, उसके जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए होंगे, उसके कारण वो इन्फोर्स होते जाते हैं हमारे माइंड के ऊपर में, और धीरे धीरे हम लोग उससे बनते जाते हैं। ऑल दी चेंज आर इमेजिनरी। ये जो बिलीफ्स होते हैं ना, ये शायद सही ना हो सारे, है ना, लेकिन वो इतने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जमा होते जाते हैं कि हम लोगों को रियल लगने लगते हैं, राइट? कौन से बिलीफ्स है जिसके कारण हम लोग भी बंधे जाते हैं? एज अ बिजनेस ओनर हमारे क्या बिलीफ्स है? कोई बता सकता है क्या बिलीफ्स है जो बिजनेस ओनर्स कॉमनली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं? आपके पास कुछ है ऐसे बिलीफ्स आपके खुद के बिजनेस के अंदर में, जो शायद आपको लग रहा है कि आपको रोक के रखे हैं आगे बढ़ने से? एनी आंसर्स? You can unmute, speak, or you can type, whatever is comfortable with you. We are bound actually by our own thoughts. अपनी thoughts जो है और जो negativity होती है वही अपने आप पे इतनी हावी हो जाती है कि we are unable to expand our own selves. अपने को लगता है ये नहीं कर पाएंगे, तो I think our fear of failure is one of the biggest things
which holds us back. Right. Fear of failure is one of the major reasons. करेक्ट। और कुछ लगता है आपको आपके बिजनेस के अंदर में आप अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या आप जिस लेवल पे आपके बिजनेस को लेके जाना चाह रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि वहां पहुंच नहीं रहे हो, तो कुछ I think सर फोकस की एंड आपकी परसिवरेंस की भी कमी है. You need more focus, you need more perseverance, and not to take any failures as a setback. उससे आप कुछ सीखिए, सीख के आगे बढ़िए. Every failure should teach you something, and how to overcome those failures and go for a better management in the future. Okay, great. I also feel funds and expenses, the finance part. Finance part. Okay. Sometimes also comes as a, in your belief system that okay, if I want to grow more, then you have to kind of open up your purse more, to spend. Correct. So that can also be a restriction of your belief system. Absolutely. Yeah, sir. Even I think here is a no right and wrong answer, but हमारी सोसाइटी और हमारा जो कल्चर भी होता है वो भी हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह सेट कर देता है, क्योंकि हमने उस लेवल के लोग हमारे फैमिली में नहीं है या देख के नहीं है, सो हम सोचते कि ये पॉसिबल नहीं है. और एक सर क्या है कि हमारे जो ज्यादा सक्सेसफुल कंपेटिटर्स हैं या फिर पियर्स हैं, उनको देखकर मतलब क्या, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड, अपने कहीं ना कहीं उनको देख के एक डर से भी बैक होते हैं कि भाई यहाँ तो पहुंच पाना बहुत मुश्किल है. वही चीज है कि सर एक हाथी का पैर बंधा हुआ एक रस्सी से, एंड ही थिंक्स दैट आई कैन नॉट मूव अहेड. सो यू हैव टू क्रॉस, ओवरकम दिस लिमिटेड थॉट ऑफ योर्स कि व्हाई आई कांट डू इट, आई कैन डू इट. ये मरने मारने वाला जो एक होता है आपका एक पॉइंट बिलीफ सिस्टम में कि मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई कांट, व्हेन ही कैन, व्हाई कांट आई डू इट, आई थिंक आई कैन एक्सेल, मैं उससे भी बेटर कर सकता हूँ. तो आई मीन अपने आप को ही बहुत प्रोत्साहन देना, एंड क्रॉसिंग योर ओन पैरामीटर्स, अपने पैरामीटर्स को भी तोड़ के आपको आगे बढ़ना है. मैं इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया हूँ, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, एकदम सोलोप्रेन्योर जिनका वन मैन आर्मी में सब कुछ वो करते हैं, टू पीपल विद 100 पीपल टीम ऑल्सो. कुछ चीजें मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की है, और ये बिलीव्स जानना बहुत जरूरी है. देखिए, जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा ना मेरी बिलीव्स क्या है, तब तक हम लोग उनको चेक नहीं कर सकते कि क्या वो सही है या क्या गलत है. और जब तक ये समझेगा नहीं, तब तक हम लोग अगर वो गलत चीजें हैं तो उनको सही नहीं कर सकते. और कुछ चीजें जो कुछ कॉमन बिलीफ मैंने लोगों के अंदर में देखे हैं, वो कुछ इस प्रकार के हैं. आप देखिए, एंड वी कैन टॉक ऑन दिस. सबसे पहला चीज मैंने देखा हुआ है, पीपल थिंक दैट दे आर नॉट गुड इनफ, कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ. अगर मैं आपको कहूँ कि कल से आप अपने मार्केटिंग के ऊपर में काम करेंगे, तो बोलते नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, जितना आता है उतना आता नहीं. बट हम लोग चेक नहीं करते कि क्या सच में मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, है ना. कल मैं बोलूंगा आपको प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आप बोलोगे नहीं मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता. राइट. सो दिस इज नाइदर राइट नॉर रॉन्ग. करेक्ट बिलीफ है हमारे. शायद हमने पहले कभी किया होगा स्कूल कॉलेज में, कोई हंस दिया होगा, तब से हमको लग गया होगा कि नहीं कर सकता. राइट. हमारा आवाज, बहुत सारे लोगों को आवाज खराब लगता है. राइट. तो चेक कीजिए किसके मुकाबले सही या अच्छा नहीं है ना. दूसरा बिलीफ मैंने देखा है, या तो मैं बहुत नया हूँ इस बिजनेस के अंदर में, या तो मैं जूना चावल हूँ, बहुत सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, सर ज्ञान मत दीजिए, मैंने सब देखा है. आया ना. यस, डोंट टीच मी, है ना. आपका 40 मिनट का प्रोग्राम सुन के थोड़े बिजनेस में फर्क पड़ने वाला है. मैंने बहुत बारी देखी है, ये बिजनेस में घोल के पी चुका हूँ, बहुत पुराना हूँ. लोग हेल्प नहीं करते बिजनेस के अंदर में, हर एक को अपना ही प्रॉफिट दिखता है. पीपल डोंट हेल्प. ये भी एक बिलीफ है. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. लास्ट ईयर मैंने बिजनेस चालू किया था, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ने चालू हो गया, मेरे ही साथ फिर से हो गया है. तीसरा बिजनेस है मेरा कि जिसमें मैं ऐसे नुकसान खा रहा हूँ. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. मेरे बिजनेस में भी ऐसा होता है, मेरे क्लाइंट भी ऐसे होते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है. मेरा स्टाफ अच्छा नहीं है, मेरा स्टाफ अच्छा नहीं है, जितना बताओ उतना करते नहीं है, बहुत परेशानी है, टाइम पे आते नहीं है, टाइम पे जाते नहीं है, ऐसे है वैसे है, छुट्टी, मेरा स्टाफ ऐसा है. कॉमन बिलीफ है ये. मेरे कस्टमर भी ऐसे ही है, डिस्काउंट ही मांगेंगे हमेशा, या टाइम पे पेमेंट ही नहीं करेंगे, कमिट करेंगे टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे. राइट. एक और सबसे बड़ा बिलीफ है, अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो मैं अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाऊंगा. मुझे प्रोडक्ट सस्ते में बेचना चाहिए.
राइट? मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सर, ये बहुत बार देखता हूँ मैं। और जब 1-to-1 के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते सर इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे नहीं, जो चीजें आपने नहीं करी है उनको कोशिश नहीं करेंगे करके देखने की, या चीजों को नए तरीके से नहीं करोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि जो आप तक आज करते आ रहे हो, आज तक आप जो करते आ रहे हो, वही अगर आगे भी करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आ रहा है। अगर आपको नया कुछ चाहिए आपके बिजनेस के अंदर में हासिल करना, तो आपको नया कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? फिलहाल मार्केट डाउन है, ये भी एक कहावत में बहुत सुनता हूँ, सर मार्केट फिलहाल डाउन है ना? सर मार्केट डाउन है, सब घर पे बैठे हुए हैं, राइट? और ये मार्केट डाउन था ना पिछले 2 महीने, मैंने कितने वेबिनार किए, फ्री वेबिनार किए, बिना पैसे के वेबिनार किए, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे पता था सिचुएशन बहुत खराब चल रही है मार्केट के अंदर। इस टाइम पे पैसे वाले वेबिनार करूंगा तो लोग शायद फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे खुद को, वो सीखने का नजरिया नहीं आएगा उनके अंदर में, क्योंकि घर में कोई बीमार है, फ्रेंड किसी का डेथ हो गया है। आई डिड फ्री वेबिनार टू स्टे इन टच विद माय क्लाइंट्स, मेरे जो कस्टमर पर्सोना है मेरा, उनके साथ टच में रहने के लिए। आई डिड नॉट मेनी थिंग्स। आप भी कुछ कर सकते थे इस टाइप का, लेकिन हम बोलते हैं हमारे पास बहाने होते, रीजन होते हैं। ऑल दीज आर बिलीफ। आई नो एवरीथिंग अबाउट माय बिजनेस, सर मुझे सब पता है मेरे बिजनेस के बारे में, कितना भी करूंगा ना ऐसे ही होगा, ये 3 महीने में ये होगा, वो ऐसा ही होगा, ऐसे करूंगा तो वैसे होगा। आई नो एवरीथिंग अबाउट माय बिजनेस। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे जो आप बता रहे हो ना सारी चीजें, ये सारी मैंने कर चुका हूँ पहले, ये सारी चीजें मैं पहले कर चुका हूँ, ये काम नहीं करती है। How many of you agree of all these beliefs जो हम देखते हैं लाइफ में? सर वेरी ट्रू, एकदम। क्या है कि एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, और वो क्या है, अपने आप को 30 मार्का समझना, हमने कर लिया है, हमने देख लिया, यू डोंट नो मोर देन अस। बट लर्निंग, ये से एक ही होना चाहिए कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप हमेशा ट्राई करिए और आगे बढ़िए, एंड आप अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल के, सर आप एकदम ठीक कहा अनिरुद्ध जी, कि आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये सर सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक फॉर ग्रोथ इज कंफर्ट जोन। क्योंकि जब हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं ना, देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना? और अनसर्टेनिटी भी जहाँ पे होती है वहां पे आता है फियर। और वो फियर जो होता है ना, वो फेलियर का हो या फियर किसी भी चीज का हो सकता है, दैट रेजिस्ट अस। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली हमको रोक देता है, भाई डर वहीं पे लिमिट कर देता है अपने को, लिमिट नहीं, रुक जा अब और आगे नहीं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो ऑल द नेगेटिव थॉट्स दे फ्लड आवर माइंड। एब्सोल्युटली, एंड पीपल डोंट एक्ट। कंफर्ट जोन के बाहर जाते नहीं है, खुद को एक्सप्लोर नहीं करते हम लोग, नए रिजल्ट मिलते नहीं है, और ये जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स है हमारे, वो और स्ट्रांग होते जाते हैं, राइट? और स्ट्रांग होते जाते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एटीट्यूड। चेक योर बिलीफ्स और आपका एटीट्यूड आपको समझ में आएगा। आई कैन नॉट टेल यू और यू कैन नॉट टेल मी दैट आई गॉट अ ग्रेट एटीट्यूड। हो सकता है कि मेरे लिए मेरे को अच्छा, और ये हमारे दोस्त लोग हमको सही तरीके से बता सकते हैं, या हमारा अगर कोई मेंटर है, कोच है, गुरु है, या आप जिनको मानते हो, यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि शायद ये चीजें गलत हो रही है। तो आपके दोस्त लोग जो आपको हटकते होंगे ना, शायद आपको बुरे भी लगते होंगे, लेकिन एक्चुअली दे आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट यू ऑन अ राइट पाथ। तो चेक कीजिए आपकी बिलीव्स क्या है आपके बिजनेस के बारे में, और दैट विल हेल्प यू टू करेक्ट योर एटीट्यूड टू योर बिजनेस। आज हम पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो एटीट्यूड, क्योंकि हम सारे मैक्सिमम सोलोप्रेन्योर्स है, हमारे सारे प्रोप्राइटरशिप ओन बिजनेसेस है, तो हमारा एटीट्यूड है ना, जैसा मालक रहेगा वैसे ही आपका बिजनेस रहेगा। आपका बिजनेस आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपका बिजनेस भी डिसिप्लिन होगा। आपका अगर बिलीफ, अगर आप बोलोगे कि नहीं ये हो नहीं सकता, तो आपका स्टाफ भी यही बोलेगा ये हो नहीं सकता। आपके पीछे अगर कोई कस्टमर आपके पास में आएगा, दे विल से नो ये हो नहीं सकता, वो ये नहीं बोलेंगे हाँ हम करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, राइट? सो इन ATS फर्स्ट इज एटीट्यूड एंड दैट विल कम बाय बिलीव्स। तो एक बार बिलीव्स को चेक कीजिए, आपका एटीट्यूड सही भेजिए, खुद ब खुद आपको धीरे धीरे सही होते हुए नजर आएगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ATS इज टीम्स। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को देखा है, स्पेशली सोलोप्रेन्योर्स जो अकेले काम करते हैं, वो टीम बनाने की जब बात करता हूं तो उनको शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्हाई डू आई नीड अ टीम?
और टीम का मतलब लोगों का ये होता है कि 50 लोग लाके मैं एम्प्लॉय कर दूं और उनका पगार कहाँ से लाऊंगा। टीम इज पीपल वर्किंग फॉर यू एंड वर्किंग विथ यू। वो रिमोट भी हो सकते हैं, वो ऑफ रोल भी हो सकते हैं, वो कंट्रेक्चुअल भी हो सकते हैं, वो रिटेनरशिप पे भी आ सकते हैं। और टीम इसलिए जरूरी है कि हमारे पास समय लिमिटेड है, और अगर मेरे पास लिमिटेड समय अगर है तो मुझे वही काम करना चाहिए जो मुझे मैक्सिमम आउटपुट देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एज अ बिजनेस ओनर हमको 7 चीजों पे काम करना पड़ता है। पहला होता है मार्केटिंग, दूसरा होता है सेल्स, तीसरा होता है फाइनेंसेस, उसके बाद में टीम मैनेज करना, कस्टमर मैनेज करना, कस्टमर डिलाइट करना, उनको सर्विस देना। ये सारी चीजें हम लोग इकट्ठा साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। और फिर होता क्या है, हम जोर शोर से बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, एक लेवल पे आके अटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। अगर कस्टमर के कॉल ज्यादा आ गए तो हम लोग उस दिन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, कॉल अटेंड करते हैं, फिर सेल्स के लिए जाते हैं तो बाकी चीजें भूल जाते हैं, सेल्स ही करके आते हैं, फिर ऑर्डर लेके आते हैं, ऑर्डर लेके आने के बाद में डिलीवरी, डिस्पैच, वो सारी चीजें हम करते हैं, बिल भी हम ही बनाते हैं, वसूली करने के लिए भी हम भी जाते हैं, राइट। तो अगर आपके पास में टीम नहीं है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक्सपांडिंग योर टीम। नॉट नेसेसरीली कि आपने हायर ही करने चाहिए। आप बहुत सारी चीजें आज की तारीख में आउटसोर्स्ड हो सकती है, लोग आपको इंटर्न्स करके मिल सकते हैं काम करने के लिए। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, डोंट हायर अ पर्सन इमीडिएटली। देयर आर वेबसाइट्स लाइक इंटर्नशाला जहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे 3-4 घंटे के लिए काम करने के लिए। और बेस्ट हमारे पास में एक ऐसा रिसोर्स है संपर्क के अंदर में, श्रेया मैम, शी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू मैन पावर। शी इज देयर डूइंग दिस सिंस लास्ट 25 years एंड वो उनके जैसा मैन पावर का डेटाबेस शायद भी सेंट्रल इंडिया का किसी के पास होगा। यू कैन टॉक टू हर, गेट पीपल, स्टार्ट गेटिंग 1 or 2 पीपल। और लोग ऐसी जगह पे लीजिए जिस जगह पे आप कमजोर हो। अगर आप सेल्स में अच्छे हो तो दूसरा सेल्स वाला आदमी लाके आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जिस जगह पे आप वीक हो वहां पे आप लोग लीजिए, दे विल बूस्ट योर बिजनेस। आज हम लोग सीए के पास जाते हैं, हम अकाउंटिंग में अच्छे नहीं होते हैं, बट वी हायर अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम हायर करते हैं ना। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग, बट ही इज द पर्सन हु इज मास्टर इन दैट स्किल। वी गो टू हिम एंड वी टॉक टू हिम कि हमें ये चीज चाहिए, he will do it for you and he will charge you money, and that's good part. आपको हायर करने की जरूरत नहीं, you go and take these services, pay him, he will do best job for you because he is master in that thing. वैसे ही जब हम सीए की सर्विस ले सकते हैं, can't we hire a person who is better in marketing, who is better in sales, who is better in accounting? बिल्कुल कर सकते हैं। स्लोली एंड स्टेडीली अगर आप टीम बिल्ड नहीं करोगे तो आप स्टक हो जाओगे आपके बिजनेस के अंदर। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड, आपको समझ में आएगा कि आपका समय खाली होते जा रहा है क्योंकि वो डिपार्टमेंट के लिए लोग आए हैं। स्टार्ट स्मॉल, छोटे लोग लीजिए पहले, आपका बिजनेस छोटा है, बट स्टार्ट डूइंग इट सो दैट विल गिव यू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। क्योंकि वो आएगा तो उसको आपको सैलरी भी देना पड़ेगा, दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल पुश यू फर्दर। और ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बिलीफ जो होते हैं ना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि पीपल डोंट इवन ट्राई। वो इमेजिनरी जो चेन बंधी हुई है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि हम लोग कोशिश भी नहीं करते करके देखते, या कोशिश करते हैं तो हाफ हार्टेडली करते हैं। एंड पहले मौके में जब वो छोड़ के चले जाता है तो आके हम खुद को कन्विंस करते हैं, देखो मैंने बताया था ना आपको ये काम नहीं कर सकता, लोग छोड़ के जाते हैं, मेरा स्टाफ भी अच्छा नहीं है, राइट। सो लोग लेके आइए। अब आप बोलोगे लोग कैसे लेके आए, टीम कैसे लेके आए? टीम लाने के पीछे एक लॉजिक है। यू नीड टू डू 4 थिंग्स। अगर आपको अच्छी टीम लानी है, अच्छी टीम बिल्ड करनी है और अच्छी टीम को रिटेन करना है तो आपको 4 चीजें करनी है। पहले, जो भी टीम मेंबर को आप सिस्टम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर लाना चाहते हो, डायरी लीजिए, उसका रोल लिखिए कि क्यों आ रहा है, इसका जॉब क्या रहेगा, व्हाट आर वी सपोज टू गेट आउट ऑफ दिस रोल। अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो वो क्या क्या करेगा, व्हाई वी आर टेकिंग दिस पर्सन, तो उसका रोल लिखिए, है ना। और अगर आपको ये रोल या इसके बारे में नहीं पता है, आई विल स्ट्रांगली अर्ज यू टू टॉक टू सुजाता पाटिल मैम। श्रेया जी से बात मत कीजिए, शी इज ऑलरेडी बिजी, तो सुजाता जी से बात कीजिए, उनके पास में बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एग्जाम्पल्स होंगे। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक विथ हर, और गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो क्या रोल होता है।
और किस रोल के लिए। तो ये रोल्स आप डिफाइन कीजिए पहले, हायर करने से पहले, हायर करने के बाद नहीं, हायर करने से पहले रोल। दूसरा लिखिए कि वो क्या करेगा, ये आदमी ये रोल के अंदर में आएगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके पास रहेगी, क्या क्या काम ये करेगा, किस किस चीजों के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो ये लिखिए, ये एक बार लिखोगे ना, देन आपको समझ में आएगा कि इसको मैं इवेल्युएट कैसे कर सकता हूँ। इवेल्युएट, क्योंकि इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। आपने लोगों को लेके आ गए सिस्टम के अंदर में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, अगर आप उनका रिव्यू और इवेल्युएशन नहीं करोगे तो आपको समझेगा नहीं कि ये आदमी आपको आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या ये जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है अपनी जॉब। You to get maximum out of that person. दूसरी चीज, जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली बताओगे, उसके रोल्स क्लियरली बताओगे, he will be able to perform better. कितने लोगों को लगता है कि ये सही है या गलत है? और इस अप्रोच के साथ में अगर टीम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि सक्सेस मिल सकता है। How many of you think? सही है सर। Right. This is perfectly all right. Yeah, because if you note down, then you get the return on investment also on the employee that you have hired. Absolutely. If I am hiring a person whom I am paying 10,000 rupees, I should say to it, जैसे हम लोग मार्केटिंग के ऊपर देखते हैं ना कि मार्केटिंग के ऊपर मैंने 50,000 रुपये खर्चा किया, तो अगर मुझे 10x रिटर्न चाहिए तो 5 लाख का बिजनेस आना चाहिए। तो सेम इज द केस विद एम्प्लॉइज ऑल्सो। व्हाट श्रेया मैम राइटली सेड कि अगर 10,000 रुपये सैलरी देता हूँ, उसका आउटपुट 10 या 20 गुना आना चाहिए उसमें से। एंड दैट another thing which is important in creating team and hiring people is checking their attitude. और एटीट्यूड कैसे चेक कर सकते हैं? उनके बिलीफ से। जब हम उनको इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, टॉक टू देम। ये मत पूछिए कि आपने क्या किया है, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये जॉब के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन आप करोगे, आप क्या क्या चीजें करोगे। जब आप उनसे ये बात करोगे ना, आप एटीट्यूड चेक करोगे, आपको समझ में आएगा। बहुत बार ऐसा होता है, पीपल आर नॉट सो क्वालिफाइड, है ना, डिग्री एक कम हो जाती है उनके पास में, लेकिन एटीट्यूड इतना सही होता है कि इज द राइट फिट फॉर अवर। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड, चेकिंग देयर एटीट्यूड। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन जरूरी है क्योंकि उसका आउटपुट हमको समझ में आता है, बट एटीट्यूड कैन मेक वंडर्स इन योर टीम। एक बहुत अच्छा क्वालिफाइड आदमी आपके टीम के अंदर में आ जाए, एटीट्यूड खराब हो तो सारी टीम को खराब करता है, राइट? So check attitude of that person whom we are going to hire. So second and most important thing we talk about is team. First was attitude, second was team. What is third? Third is most important. Systems. अब आप कहोगे सर मेरा बिजनेस छोटा है, सिस्टम्स और क्या? I think some systems मैं अपने बिजनेस में कैसे लगा सकता हूँ? But yes, I can assure you आप अपने बिजनेस को सिस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी लेके आए, बहुत सारे चीजों को आपको लगता है सिस्टम मिलने के बाद में बड़ी कंपनी चाहिए तो ही सिस्टम हो सकता नहीं। हमारे पास में 5 चीजों के लिए सिस्टम होनी ही चाहिए। अगर ये सिस्टम अगर है तो आपका बिजनेस निरंतर ग्रो करेगा। आई कैन अश्योर यू दैट थिंग। सिस्टम आप जब तक ये 3 चीजें नहीं रहेगी आपके बिजनेस के अंदर में, हमको ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंटली बहुत तकलीफ होगी। तो 3 चीजें होनी चाहिए, एटीट्यूड, टीम और सिस्टम। सिस्टम किस चीज के बारे में बात करेंगे? सबसे पहली चीज मार्केटिंग सिस्टम। ये क्यों जरूरी है मार्केटिंग सिस्टम? बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत क्रिटिकल है, और क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूअस मार्केटिंग करने से हमारे पास लीड्स आती है। देखिए आपके पास में अगर लीड्स नहीं है ना, अगर रेगुलर बेसिस पे आप प्रेडिक्टेबली लीड्स लेके नहीं आ पा रहे हो, नए कस्टमर की लीड्स अगर आपके पास में नहीं आ रही है, तो फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपके ऊपर प्रेशर डालता है डिस्काउंट करने के लिए तो आप दे देते हो, क्योंकि आपको पता है आज तो एक कस्टमर दिख रहा है, पता नहीं कल मेरे पास नया कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। तो फिर हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, जब डिस्काउंट करते हो तो हम करते क्या है? सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारे प्रॉफिट को किल करते हैं, राइट? तो रेगुलर लीड जनरेशन जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पाएगा। सिस्टम में नए लीड्स रेगुलर बेसिस पे आनी चाहिए। और अगर आपके पास मार्केटिंग सिस्टम है, आपको पता है कि आपके पास रोज कितनी लीड्स आने वाली है, हर हफ्ते कितनी लीड्स आने वाली है, हर हफ्ते कितनी लीड्स आने वाली है, तो आपको समझ में आएगा
कि मेरे पास प्रेडिक्टेबल फ्लो है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मार्केटिंग क्यों जरूरी है। बिजनेस में 28% बिजनेस ही रेफरेंस या नेटवर्किंग के थ्रू आता है, इट्स ओनली 28%। आपके बिजनेस में अगर नेटवर्किंग और रेफरेंस से अगर बिजनेस 28% से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका मार्केटिंग खराब है या कमजोर है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन आप इन्हीं चीजों के अंदर में खुश हो गए हो, इसलिए आपको लगता है कि मुझे रेफरेंस से काम चल जाएगा, मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। और अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो और आपका बिजनेस में नेटवर्किंग और रेफरेंस से अगर 28% से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस। रेफरेंस बिजनेस इज अनप्रेडिक्टेबल, आपको पता नहीं रेफरेंस कब आएगा कब नहीं आएगा, इट इज नो प्रेडिक्टेबल फ्लो ऑफ रेफरेंसेस। लेकिन जब हम मार्केटिंग करते हैं सही तरीके से, मार्केटिंग सिस्टम होता है हमारे पास में, तो हमारे पास में हमको आइडिया आ जाता है कि मेरे पास में रोज कितने लीड्स आएंगे। दूसरा, जो लीड्स आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक जगह पर रखना। हमारे पास रोज लीड्स आते हैं, है ना। मैं अपना खुद का एग्जांपल भी दूंगा। मेरे वाइफ का बिजनेस है टैंक क्लीनिंग का। शी इज माय फर्स्ट क्लाइंट, कोचिंग क्लाइंट। मैंने उसको कोचिंग करना शुरू किया, उसके बाद ही अपना बिजनेस शुरू किया था। She has got 5,000 customers and she has got each and every customer का डिटेल एंड रिकॉर्ड आज की तारीख में, फ्रॉम डे 1 टिल डेट, है ना। एंड वो बता सकते हैं कि हमारे पास में रोज कितने लीड्स आते हैं, रोज नए कस्टमर कितने आते हैं, रोज कितने नए कॉल्स आते हैं, हमारा कन्वर्जन रेशियो क्या है। तो शी हैज गॉट अ पाइपलाइन, जो 7 दिन की पाइपलाइन उसकी फील्ड है, तो उसके 7 दिन के काम लगे हुए होते हैं, राइट। तो ये रेगुलर मार्केटिंग करने से ही आपको रेगुलर लीड्स आएंगे, जिसके कारण आप फायदा ले सकते हैं। लीड स्टोरेज करना क्यों जरूरी है? बहुत बार ऐसे लीड्स आते हैं जिनको आज आपके सर्विसेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो कोल्ड कॉल करके छोड़ देते हैं, चेक करते हैं आपसे और बाद में छोड़ देते हैं। अगर हम उनका डेटा हमारे पास संभाल के रखें, हम लोग संपर्क प्रवेश के द्वारा बहुत सारी चीजें करने वाले हैं कि इन लीड्स को कैसे स्टोर करें, नर्चर करें, एंगेज करें, ताकि ये हमारे बिजनेस देने के लिए हमारे पास में कन्वर्जन हो जाए। तो लीड स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्नोलॉजी की बात इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके पास में ये 3 चीजें रहेगी नहीं, टेक्नोलॉजी कोई फायदा आपको दे नहीं सकती है ना। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का फायदा आपको लगता था तो आपके हर एक के पास में मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन में वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कितने लोगों ने अपने बिजनेस के लिए रोज एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। सो टेक्नोलॉजी विल नॉट मेक एनी ग्रेट डिफरेंस इन योर बिजनेस अगर आपके पास में सही एटीट्यूड नहीं है, सही टीम नहीं है और ये सिस्टम्स नहीं है। और लीड स्टोरेज करने के बाद में हम उनको क्वालिफाई करते हैं, नर्चर करते हैं और उनमें से सेल लेके आते हैं। फर्स्ट वाज मार्केटिंग सिस्टम, सेकंड है सेल्स सिस्टम। एक बार लीड आ जाए, या प्लीज sorry to interrupt you. There are a few members who have questions. So अभी interrupt करके पूछना सही है या लास्ट में पूछें? अगर इसी से रिलेटेड है तो अभी भी पूछ सकते हैं, डोंट वरी। We have a member from Pune, R. Pagadkal. Pagadkal ji, you can ask your question. I think you have raised hand couple of times. Yes sir. अनिरुद्ध सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी देखिए, अभी जैसे कि अभी ये जो मार्केट का कंडीशन है प्रेजेंट, राइट, अभी मेरे 3 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग में हैं। एक है जो प्राइम लोकेशन में है सारे, और हम लोग आप जो अभी मेथड जो बता रहे हो वो सारे मेथड हम लोग करते हैं। ओके, उसके बाद भी लीड जनरेट नहीं हो पा रहा है, इवन इंक्वायरीज जनरेट नहीं हो पा रही है। सारे एस्पेक्ट करने के बाद भी क्लाइंट जो है आगे नहीं आ रहा है। ओके, तो ये मेरा सवाल है। किस चीज के लिए नहीं आ रहा? मतलब आपका किस बिल्डिंग के लिए, बुकिंग के लिए, फ्लैट बुकिंग के लिए। ओके, क्या रेंज में फ्लैट है आपके? बजटेड फ्लैट है 30 लाख रुपीस। 30 लाख रुपीस, यस। और हम लोग किस तरीके से, मतलब क्या क्या अब तक कर चुके हैं मार्केटिंग में? सर अभी हम लोग 1-to-1 हम लोग करते हैं, और जो साइट विजिट पे जो लोग कस्टमर आते हैं उनको ये करते हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया है वो भी यूज किया हुआ है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और उसके बाद जो है फेसबुक मार्केटिंग, वो सारा चीज हम लोग करते हैं। मगर उसमें बहुत ही रेयर कस्टमर है। अभी समझ लीजिए जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पर डे एटलीस्ट 10 अपने को इंक्वायरीज आएंगे, मगर 1 और 2 ही इंक्वायरीज आते हैं। उसमें भी कस्टमर साइट विजिट पे आने के लिए भी आगे पीछे करते हैं, राइट।
इवन हमारा प्रोजेक्ट जो है प्राइम लोकेशन में रहने के बाद भी, और वो भी हम लोग अभी बजटेड फ्लैट्स हमने निकाला हुआ है जहाँ पे कस्टमर के पॉकेट को वजन भी नहीं होगा। इवन अभी आप अगर देखेंगे मेन पुणे का मेन हब बोले तो अगर आईटी पार्क है, वहाँ पे फेज 1 हिंजेवाड़ी का फेज 1 में हार्डली जो मेन सेंटर पॉइंट है वहाँ पे 500 मीटर का ही डिस्टेंस है अपना प्रोजेक्ट पे। राइट। तो इवन दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा चरोली बुद्रुक में जो डीवाई पाटिल कॉलेज के एग्जैक्ट बैक साइड है, और एक है लोहेगांव में जो एयरपोर्ट के नियर बाई है। ओके। तो ये सारे चीज जो है अगर आप देखोगे विमान नगर जैसे एरिया में हम लोग 25 लाख का बजट हमने रखा है 540 स्क्वायर फीट के लिए, राइट। इवन उसके बाद आप अगर डीवाई पाटिल कॉलेज के बैक साइड अगर देखेंगे तो 20 लाख का हमने बजट रखा है 550 स्क्वायर फीट के लिए। तो ये सेलेबल, इवन कारपेट भी हम लोग हायर दे रहे हैं। सर एक चीज बताऊं आपको मैं, हम ना ये सेशन खत्म होने के बाद इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे, बट शॉर्ट में मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ एक चीज। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेल एनीथिंग। ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेल एनीथिंग। दिस इज द टाइम टू क्रिएट कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स। ओके, आज की तारीख में बाहर सिचुएशन इतनी खराब है, हम लोग डरते बाहर जाने के लिए, राइट और रॉन्ग। This is not the time to sell. This is time to create relations and nurture our relationship. आपके पास में existing आपके customers का database है जिन्होंने पहले आपसे वो भी किए, वो अभी वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि क्लाइंट अभी बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट ऐसा सिचुएशन है, तो अभी प्रेजेंट हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, तो थोड़ा दिन के बाद अभी मार्केट का कंडीशन के ऊपर हम लोग सोचेंगे। सो आपने उनके साथ कम्युनिकेशन किया कि हम लोग आपसे बात करने सेल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, हाउ आर यू। यस सर। किया है। डोंट सेल, दिस इज नॉट द टाइम टू सेल, दिस इज नॉट द नहीं, बराबर है सर। ये उनको क्या लगता है कि जब हम कॉल करते हैं ना उनको लगता है कि कुछ ना कुछ बेचने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, देयर इज अ टाइम टू सेल। 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ना, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। This is not the time. This is not a place to sell. This is the time to create relationship with your customers. आप बेचिए मत। जिस आदमी के 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में डाले उसने अपने भाई को बचाने के लिए, है ना, he will not come and buy platform. Correct. Unfortunately, जो फेज 1 है हिंजेवाड़ी का, वो वहाँ पे 5 लाख लोग जो रहते थे, उसमें से 3 लाख लोग अपने घर सिटी में चले गए, अलग छोटे-छोटे शहर, वर्क फ्रॉम होम कर। Utilize that budget wisely right now. Don't spend that budget on advertising. Lie low for some time. Let it bounce back. 1-2 महीने के बाद आपका सीजन आने वाला है दिवाली दशहरे का, वो टाइम पे start doing the trumpet again. Till the time, stay connected with your customers. खाली उनके साथ connected रहिए. Take them, understand them. क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड, अगर आपके एक्सिस्टिंग 40 फ्लैट स्कीम है ना, मार्क माय वर्ड, इतना मार्केटिंग के लिए आप खर्चा कर रहे हो ना, उससे 10% में आप उनको बोलिए कि आप मेरी फ्लैट सिस्टम में आप इतने साल से रहते हो, आई विल इंश्योर कि हफ्ते में 2 बार सैनिटाइजेशन मेरी तरफ से होगा। दैट विल फार बेटर इम्पैक्ट फॉर यू देन टॉकिंग टू देम। दे विल सी कि दैट यू स्टिल केयर फॉर देम। जनरली बिल्डर के प्रति परसेप्शन क्या होता है, बेच दिया और निकल लिया, ही डजंट केयर। अगर आप बोलोगे ना कि जब तक 3 महीने जब तक कोरोना का सब ठीक नहीं होता है, एजेंसी हायर किए, फ्रॉम माय पॉकेट आई विल बी डूइंग सैनिटाइजेशन फॉर ऑल द फ्लैट सिस्टम, कॉमन एरिया, राइट, सी इट विल गिव ग्रेट इंपैक्ट। बिना बोले आपका प्रमोशन होगा। ओके, राइट, पैसा तो खर्चा करना है सही तरीके से कीजिए, एंड वी विल टेक दिस आफ्टर द सेशन इज ओवर। यस सर, मुझे बात करना है सर आपसे, तो ये सेशन होने के बाद प्लीज बात करेंगे। Okay, sir. Okay. Yeah, Anirudh, in fact, I would like to add that this 4P के बाद 5th P जो है pandemic है, और pandemic has, that's the reason that we are here in this session. That how do we overcome this, the great uncertainty of our own mind as well as the market. So I think that you beautifully explained that yes, this is the time to create our services and the need for our services in the coming future. Absolutely. And I would request all the people who have come as visitors, if they can put their name and number in the chat box, so that we can send this recording of this entire process, and they can be in touch with Sampark. Absolutely. Thank you. Yeah. And all visitors can ask questions also whenever they think
they can raise their hand and ask questions, right? Second is sales system. Sales system क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए? सेल्स सिस्टम में क्या चीजें आती है? I think somebody is on. सेल्स सिस्टम में क्या क्या आता है? डिफाइंड सेल्स प्रोसेसेस. ये सेल्स सिस्टम में जब लीड हमारे पास में आती है तो हमारा पहला कांटेक्ट कब होगा उनके साथ? जब क्वालिफाइड लीड आएगी हमारे पास में विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स हम किस तरीके से उनको अप्रोच करेंगे, उनको पहली बार कॉल करेंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे. आई कैन टॉक फॉर 8 आवर्स ऑन सेल्स सिस्टम बट टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे लिए. सो कैसे उनसे मिलेंगे, उनके नीड्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्या आप सोल्यूशन उनको ऑफर कर सकते हैं हम लोग, ताकि पहले विजिट में वी कैन डू 90% ऑफ द वर्क इन राइट डायरेक्शन. और एक बार वो नीड और उनकी जरूरत और उनके सॉल्यूशंस ये अगर हम लोग समझ पाए, उनको दे पाए सही तरीके से सॉल्यूशन, आई थिंक दैट विल क्रिएट 50% ऑफ द विन इन योर माइंड. तो सिस्टम सेल्स प्रोसेसेस होना बहुत जरूरी है और ये रिटर्न होना बहुत जरूरी है. कौन क्या करेगा, कब करेगा, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कल चल के आपके टीम में से, सेल्स की टीम में से 2 लोग छोड़ के चले गए, 2 लोग नए आए, आपको फिर से उनको सारी चीजें समझानी नहीं पड़ेगी. ये हैंडबुक आप दे सकते हो, पढ़ ले बेटा, इसमें से कुछ अटकेगा तो मुझे पूछ लेना, बता देना. सो दैट वो कंटिन्यूटी आपके बिजनेस के अंदर में बनी रहेगी. इट विल नॉट बी पीपल डिपेंडेंट बिजनेस, इट विल बी प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस. आपके बिजनेस के अंदर में प्रोसेसेस रहेगी ना, वो लोग आएंगे जाएंगे, है ना. मैं 25 साल जॉब किया हूँ, पहले 3 जॉब मैंने चेंज किए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जॉब छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, देखो पुरानी कंपनी का क्या होगा, मैं तो बहुत अच्छा काम करता था. 3 बार मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे बाद में जो बंदा आया था उसने मेरे से ज्यादा सेल किया था. सो पीपल आर नॉट इंडिस्पेंसिबल. हमारे जैसे बहुत हमारे से अच्छे भी लोग हैं सिस्टम के अंदर में, तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना. हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद में प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है देश का. देश आगे बढ़ रहा है ना. इट इज बिकॉज पीपल, जो काम करने वाले लोग हैं, सिस्टम प्रोसेसेस बंदी हुई है, पीपल आर वर्किंग, दे आर पैशनेट, है ना. तो ये होनी चाहिए. दूसरा फॉलो अप सिस्टम. आपको पता है 100 में से 28 बार ही फॉलो अप होता है. सेकंड फॉलो अप, पहली बार जाते हैं, दूसरी बार लोग फॉलो अप ही नहीं करते. और जनरली 8वें बार में जब आप जाते हो ना कस्टमर के पास में, फॉलो फॉलो 8 टाइम में कन्वर्जन होता है बहुत बार, राइट. और आज की तारीख में हमारे कस्टमर्स बहुत होशियार है, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर स्मार्ट, क्योंकि टिप ऑफ फिंगर टिप पे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. व्हेन दे कम टू यू, जब आपको कॉल करते हैं या लीड देते हैं, उनका बहुत सारा स्टडी उन्होंने किया हुआ रहता है. सो ट्रीट कस्टमर्स एज बहुत इंटेलिजेंट बंदा, है ना. हमको लगता है उसको तो पता ही नहीं है. अगर नहीं भी पता होगा, हमने ये अश्योर करना चाहिए कि हम उसको सही गाइड करें और सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करें. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप उसको कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो सॉल्यूशन, प्लीज से नो. आप हमारे, पता नहीं आप लोग कहते हो कि नहीं, बट मैं एज अ सेल्स कोच बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि आपके कस्टमर को ना कीजिए. क्यों? क्योंकि बोलिए उसको कि आपकी जो जरूरत है उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, एंड ही विल रिस्पेक्ट यू मोर एंड ही विल कम बैक टू यू अगेन, बिकॉज उसको पता है कि ये बंदा जो है खाली अपने प्रॉफिट की बात नहीं करता है, ये मेरे बारे में भी सोचता है. अगर इसके पास सही सॉल्यूशन नहीं था तो इसने मुझे चेप नहीं दिया प्रोडक्ट अपना, राइट. तो दिस विल क्रिएट योर इमेज आल्सो इन द मार्केट प्लेस. एंड तीसरा है रिपीट सेल्स. रिपीट सेल्स मैं जानबूझ के ना बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ. अपसेल, क्रॉस सेल, है ना. लोगों सेल्स की भाषा में होता है ना, अपसेल कीजिए, क्रॉस सेल कीजिए. जैसा पर्दलकर जी ने बोला था कि आप एक काम कीजिए, आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, जो क्लाइंट्स है, आप उनको पूछिए, शायद वही आपको रिपीट सेल दे देंगे. लास्ट वीक मेरा एक प्रोग्राम चला था और हमारे संपर्क के एक मेंबर है, ही इज ऑल्सो अ बिल्डर. 6 दिन का प्रोग्राम था, 1-1 घंटे का. सेल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे 6 के 6 दिन. और उनको मैंने बोला था कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, दे आर द बेस्ट सोर्स ये टाइम में, आज की तारीख में आपको नया बिजनेस देने के लिए. डोंट स्पेंड ऑन मार्केटिंग राइट नाउ, दिस इज नॉट द टाइम. और जितने बिल्डर लोग हैं, आप 1-2 टका तो वैसे ही बांटते ही हो एजेंट्स को, राइट. मार्केटिंग एजेंट्स रहते हैं आपके, कि भाई ब्रोकर आया, लेके आया कस्टमर को, 2 टका आपने बांट दिया. आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आई टोल्ड हिम कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है
उनको बोलिए सर आपके रेफरेंस के थ्रू कोई सेल हो गया तो मेरी तरफ से 3 नाइट 4 डेज आपको पचमढ़ी भेज दूंगा करके। अब अगर 70 लाख रुपए का फ्लैट है, 2% 1,40,000 रुपए होता है, और अगर मैं 4 दिन के लिए भी किसी को पचमढ़ी भेजता हूँ कपल, तो 40,000 रुपए खर्चा होता है। लेकिन द मोमेंट जो कस्टमर अपनी वाइफ को लेकर 5 दिन पचमढ़ी जाएगा, फुकट में घूम के आएगा, अगली बार वो किसको रेफरेंस देगा? आपको ही देगा। सो रिपीट सेल्स के लिए यू नीड टू बी इनोवेटिव। वही चीजें 2% 5% मत बांटिए, स्टार्ट थिंकिंग कि नया कुछ कैसे कर सकते हैं करके, राइट। एक बार सेल्स अपना काम करके आए, ऑर्डर लेके आए, देन ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम, ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं, है ना। ऑर्डर आ गई कस्टमर की, कौन प्रोसेस करेगा, कस्टमर को किस तरीके से सर्विस मिलेगी, कस्टमर को डिलाइट कैसे करेंगे हमारे सर्विसेज से। हम संपर्क में इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सोलोप्रेन्योर्स हैं, है ना। कोई केक बेचता है, कोई गिफ्ट कार्ड बेचता है, कोई गिफ्ट्स बेचता है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। देखिए, एक होता है ऑर्डर आना, मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट अपने क्रिएटिव डाल दिया ग्रुप के अंदर में, आपको लोगों से बात किया, ये चाहिए वो चाहिए, आप बोलते हो ठीक है इतना रुपया, बोलता है ठीक है भेज दीजिए। जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है ना, वो कितने फास्ट पहुंचता है, किस क्वालिटी का पहुंचता है, जो आपने प्रॉमिस किया था वही जा रहा है कि नहीं, आपके सर्विस से उसको डिलाइट कीजिए। और डिलाइट है कि नहीं ये उसके साथ में चेक करते रहिए। कैसे? आफ्टर से सर्विस देखिए। हम प्रोडक्ट बेच के कस्टमर को भूल जाते हैं। आप एक और चीज कर सकते हैं, जब भी आप उसको प्रोडक्ट बेचोगे अगले दिन कॉल कीजिए, पूछिए आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, है ना। आफ्टर सेल्स सर्विस से पहले आफ्टर सेल्स इंक्वायरी भी आनी चाहिए कि बेचने के बाद पूछिए कि सर क्या लग रहा है आपको, अच्छा है, खराब है, ठीक हो सकता है। दैट विल बी द रियल फीडबैक फॉर यू। इसके लिए बहुत पैसा नहीं लगता है। फीडबैक लेने के लिए पैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन फीडबैक आपको और कस्टमर को दोनों को इमोशनली बांध के रखता है। आप सोचिए, मैंने आपको प्रोग्राम दिया है, कल अगर मैं आपको पूछूं कि आप फीडबैक दीजिए, प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, क्या बेहतर हो सकता था, क्या निकाल सकते थे, क्या ऐड कर सकते थे, आपको लगेगा कि दिस पर्सन केयर्स फॉर मी। ये खाली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पे व्यवहार नहीं करता है कि माल बेच दिया, काम खत्म, पैसा हजम, जय श्री राम, गुड बाय। ऐसा नहीं होता है। आफ्टर सेल सर्विस तो बाद में आती है, बेचने के बाद में स्टे इन टच विद कस्टमर, दैट विल अश्योर हिम दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं और रियल इंटेलिजेंस कम होते जा रहा है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें, अगर आपके पास में तो आपका प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, यू कैन डू दैट। अगर आपका काउंटर सेल होता है जहां पे आप ट्रैक नहीं रख पाते और बात है, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू है, जो आपके पास में कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड है, यू शुड टॉक टू योर कस्टमर, ऑल द कस्टमर। एंड ये पैंडेमिक का समय सबसे अच्छा टाइम था जब आप अपने कस्टमर से बात कर सकते थे, फीडबैक ले सकते थे, उसको सपोर्ट कर सकते थे इमोशनली, और इमोशनल सपोर्ट से आप उसके टॉप ऑफ माइंड में रहते थे। तो जब भी अगली बार जब भी कुछ आपको लगे तो तब वो आपको सबसे पहले कॉल करें। फोर्थ इज पीपल सिस्टम। हमने पीपल के बारे में बात किया था, लोगों के बारे में बात किया था, लेकिन पीपल सिस्टम में क्या है? पीपल हायरिंग के बारे में हमने बात किया था, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एटीट्यूड और डिलीवरेबल्स। लेकिन ये सिस्टम होनी चाहिए। आज ये सब कुछ चीजें आप ही कर रहे हो, लेकिन जब टीम बड़ी हो जाएगी, सिस्टम्स और बड़े हो जाएंगे, तो ये चीजें आपकी लाइफ को आसान करेगी। लोगों को हायर कैसे करें, लोगों को ट्रेन कैसा करें। खाली लोग लेके आना सिस्टम के अंदर में विल नॉट ग्रो योर बिजनेस, या आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करना करेगा। उनको आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा, राइट। कुछ चीजों में आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी, उनको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको भी आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर आपके टीम में आप ही सारे होशियार लोगों में से एक हो तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओ। तो लोगों को भी होशियार करना पड़ेगा आपके। उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करेंगे तो फिर तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारी चीजें एक ही समान है। और इम्पोर्टेंट चीज, आपको डेलीगेशन आना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सारे काम मैं करूंगा, और वो लड़का एक बार कोई काम आप उसको देते हो और गड़बड़ी करके आ जाता है, आप अगली बार से अपने मन में सोच लेते हो कि सारे काम इसको बताऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं? उसने लास्ट टाइम किया था। तो ये बिलीफ है। स्टार्ट डेलीगेटिंग योर वर्क। आप जितना डेलीगेट करोगे ना, उतना आप फ्री रहोगे प्रोडक्टिव काम करने के लिए। क्योंकि बिजनेस में आपका काम है बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचना,
नए चीजों के बारे में सोचना, इनोवेशन के बारे में सोचना, एक्सपेंशन के बारे में सोचना, नए प्रोडक्ट को लेके आने के बारे में सोचना, नई चीजें करने के लिए सोचना। आपका काम है सोचना, डायरेक्शन देना, राइट। बिजनेस में स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। ये मेरा एक फेवरेट डायलॉग है। अगर आप गलत डायरेक्शन में कितने भी स्पीड में जाओगे तो भी गलत जगह पे जल्दी पहुंचोगे, राइट। सो ध्यान में रखिए एंड राइट इट डाउन। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड इन योर बिजनेस। जब तक आपको सही दिशा नहीं मिलेगी, आपके बिजनेस की दशा नहीं बदलने वाली है। सो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। ये सारी चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपकी डायरेक्शन आपने सही करनी चाहिए। आपके कंपास को ठीक कीजिए, देखिए किस दिशा में आपको जाना है। अगर आपको लगता है गलत दिशा में जा रहे हो, डायरेक्शन पहले सही कीजिए। जब डायरेक्शन सही करोगे, थिंग्स विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली फॉलिंग इन प्लेस। स्किल्स, है ना। एक सवाल मैं पूछूंगा आपको, आई कैन यू कैन रेट 1 to 10 ऑन योरसेल्फ। कितने लोगों ने पिछले 3 महीने में, लॉकडाउन लगा 15 मार्च से, कितने लोगों ने पिछले 3 महीने में उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई एक नई चीज का पेड कोर्स किया हुआ है या कोई नई चीज पैसे देके सीखी है? ओके, मनोज जी कह रहे हैं यस। मनोज जैन जी, दिया जी बोल रही है यस, माई सेल्फ, ग्रेट। आरती जी ऑल्सो सेइंग यस। हिमांशु यस, आई हैव डन, राइट। 499 रुपए का वेबिनार नहीं कह रहा हूं मैं, लॉन्गर लास्टिंग, एक ऐसी चीज जिसने आपके बिजनेस के लिए आपके दिमाग के अंदर में आपका बिलीफ चेंज कर दिया हो कि ऐसा भी हो सकता है, ये चीज मैंने सीखी है। और कितने लोगों ने वो चीज सीखने के बाद, यस, जितने लोगों ने सीखी है, कितने लोगों ने सीखने के बाद अपने बिजनेस के अंदर में उसको इनकॉर्पोरेट किया है, उसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है और उसके ऊपर आज भी काम कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? Implementation is done. कैलाश जी कह रहे हैं yes, right, done, new things. दिया जी कह रही है yes, on process, yes, started. आरती जी saying started. Himanshu is saying on process, yes. रितु जी कह रही है started, yes. रितु जी भी had a discussion already. Trying. मैं एक चीज आपको और कहता हूँ, आप कितने भी ऐसे वेबिनार कर लीजिए, कितने भी प्रोग्राम कर लीजिए, कितने भी 21 दिन के प्रोग्राम कर लीजिए, जब तक आपने जो सीखा है उसके ऊपर काम नहीं करोगे, उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर अमल नहीं करोगे, थिंग्स विल नॉट चेंज फॉर यू। एक्शन इज द ओनली थिंग विच डिफरेंशिएट्स विनर्स फ्रॉम ऑल अदर्स। जो लोग जीतते हैं ना, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जीतने का मतलब आगे बढ़ना, जो स्टेटस को है उससे बाहर निकलना, वो लोग एक ही चीज करते हैं, वो लोग सोचते जितना है उससे ज्यादा एक्शन लेते हैं और काम करते हैं उसके ऊपर। सो स्किल्स अगर आपने पिछले 3 महीने में नहीं सीखी है, क्योंकि 3 महीने का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे पास समय था, हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए जरूरत वाली जो स्किल्स थी, अगर आपने नहीं सीखी है, मेक इट अ हैबिट। आने वाले 3 महीने में आप एक ऐसी चीज सीखोगे जो करने से आप डर रहे हो, या जो करने से आपको नफरत है, या जो करने के लिए आपको परेशानी हो रही है, आप वो सीखिए। सीखना डजंट एंड विद ग्रेजुएशन। कॉलेज खत्म होगा और सीखना खत्म होगा, ऐसा नहीं है। एक और चीज, मैं पेड प्रोग्राम इसलिए बोला क्योंकि जब आप पेड प्रोग्राम करते हो तो कमिटमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। फ्री प्रोग्राम में कमिटमेंट नहीं होता है, राइट। तो हमने पैसा देने के बाद में उसकी वैल्यू चाहने की हमारी इच्छा होती है, इसलिए मैंने आपको पूछा कि फ्री पेड प्रोग्राम। बट अगर आप कमिटेड हो, फ्री प्रोग्राम कर रहे हो और उसके ऊपर अमल कर रहे हो, आई थिंक नथिंग लाइक इट, वंडरफुल। सो स्किल्स फॉर आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल सिस्टम। एंड इसके ऊपर मुझे एक सवाल आप सभी लोगों से है, राइट। क्रेडिट मैनेजमेंट, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन बिजनेस। हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग हैं जिनको अपने बिजनेस का ये स्टेटस आज की तारीख में, आज का एज ऑन डेट पता है? कितने लोगों को पता है अपने क्रेडिटर्स डेटर्स कितने हैं, कितने रुपए की उधारी मार्केट में फंसी हुई है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को ये पता है कि मैंने प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर कर दी है और बिल ही नहीं बनाया, रेज ही नहीं किया हुआ?
Shreya ma'am, too, I know you have systems. Yes, great. Financial decision making. Yes, Bhupendra ji saying yes. 31 credited. Yes, I know. Wonderful. अगर आप लोग, yes, I know we use billing and challan system. Wonderful. Absolutely. This is the, अगर आप एक शरीर में अगर देखोगे तो this is the system. ये ब्लड सिस्टम है, ब्लड को लेके जाने वाली सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम। और ये अगर डेटा आपके पास में नहीं है और अगर आप इसको रोज रात को घर जाने से पहले चेक नहीं करते हो, आई थिंक हम लोग ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं। इससे अच्छा हमने ताश की पत्ती लेना चाहिए और पत्ते खेलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो यू कैन नॉट टेक प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। और ये प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस तभी ले पाओगे आप जब आपके पास में ये सिस्टम हो जिससे आपको पता चले क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है आपके पास में, आपके डेटर्स कितने हैं, आपका क्या प्रोडक्ट का स्टॉक है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, कौन सा डेड स्टॉक है, कौन सा फास्ट मूविंग स्टॉक है। ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल सिस्टम से पता चलेगी। फाइनेंशियल सिस्टम बोलने के बाद लोगों को लगता है अकाउंटिंग इज वन पार्ट, बट जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारा एक्चुअली फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए जो एस्पेक्ट है सारे, क्या वो चीजें सही है। और ये अगर डैशबोर्ड हमारे पास में रहेगा तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिव्यू सिस्टम। आई पर्सनली बिलीव अ लॉट इन रिव्यू सिस्टम। रिव्यू सिस्टम कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू योर ओन बिजनेस। देयर इज नो राइट और रॉन्ग रिव्यू सिस्टम। ये आपके बिजनेस के लिए आप बना सकते हो, आपके हिसाब से बना सकते हो। 3 कंपोनेंट होने चाहिए आपके रिव्यू सिस्टम के। फर्स्ट, डेली रिव्यू करना अपने बिजनेसेस को। सेकंड, वीकली रिव्यू करना, हर हफ्ते का रिव्यू करना। एंड थर्ड, मंथली रिव्यू करना। क्या हमको रिव्यू करना है इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन से यस और नो? कितने लोग हम में से रोज रात को, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आपका बिजनेस है, लोकेशन है, वहां जाके आप बिजनेस करें, रात को बिजनेस खत्म करने के बाद घर जाने से पहले अपने दिन का रिव्यू करते हो? यस आई मेड रिकॉर्ड्स इन अ डायरी। वंडरफुल दिया जी। नो मानसू, नो। सुपर। देखिए, आई एम अ डेड बिलीवर ऑफ रिव्यू। मैं कुछ चीजें जो मेरे लाइफ में अच्छी हुई है ना, वो उसमें से एक है मैं सेल्स में गया, और दूसरा मैं ऐसे कंपनीज के साथ काम किया जहाँ पे सिस्टम, प्रोसेस और रिव्यू, ये तीनों के ऊपर इक्वल फोकस होता था, और उसके कारण वो आदत मेरे अंदर चली गई। Whenever I do anything, अगर मैं कोई भी चीज करता हूँ तो मैं रिव्यू रोज करता हूँ। आई हैव सेट गोल्स, है ना, साल में करना क्या है, 3 महीने में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है। और इट इज लाइक ईटिंग अ हाथी। अगर मैं आपको कहूँ कि गुंजन जी आज है, गुंजन जी हमारे साथ में? यस सर। गुंजन जी यस सर। तो आपको अगर मैं बोलूं कि हाथी के आकार का एक केक बना के दीजिए मुझे, जी हाँ जी तो जी, कैसे खा सकते हो उसको बताइए? हाथी के साइज का केक बनाया तो क्या आप खा सकते हो? you will need a whole team to finish this. ओके। और आपको अगर खाना है अकेले को तो? नहीं सर। बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? आई सेड हाथी को खाना है, हाथी के आकार का केक खाना है। मैंने ये थोड़ी बोला आज ही खाना है एक ही दिन में। हाथी के आकार का, बट साइज मैटर्स। तो मैं आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि साइज बड़ा भी अगर रहेगा, आई एम नॉट टेलिंग यू टू ईट इट इन अ डे। अगर मैं आपको कहूँ ओके ओके जी, 365 दिन में अगर आपको 12 महीने में उसको खाना है, सो व्हाट विल यू डू? आप उसको बड़े के 12 टुकड़े करोगे, राइट? हफ्ते भर में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हफ्ते में और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसके, जी जी जी, है ना? फिर पर डे अगर बात करेंगे तो और छोटे छोटे जी। अब लगता है आपको हाथी खा सकते हैं आप करके? यस सर, एब्सोल्युटली। तो हमारे गोल्स है, जो टारगेट हमको हासिल करने हैं आने वाले 1 साल के अंदर में, अगर वो गोल्स आपके पास में रहेंगे,
आप उनको मंथली, वीकली और डेली बेसिस में ब्रेक करोगे तो क्या लगता है आपको कि आसान रहेगा? आपको लगेगा कि हाँ मैं ये रोज हासिल कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खाली गोल बनाने से, प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू हैव अ रिव्यू, कि हमने रोज रिव्यू करना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या चीजें करनी थी और मैंने क्या क्या चीजें आज उसके अगेंस्ट हासिल किया है, सो दैट हमको पता रहेगा। हम नागपुर से बॉम्बे अगर कार से जा रहे हैं तो क्या हम लोग एक बार गाड़ी चालू कर दिए तो सीधा बॉम्बे पहुंच जाते हैं? एनीवन? नो, नहीं पहुंचते हैं ना। व्हाट वी डू, पहले तो हम अमरावती जाते हैं, निकलने से पहले चेक करते हैं कितना जाना, 600-800 किलोमीटर जाना है, टैंक फुल करते हैं कार की, फिर जाते हैं अमरावती, जाके रुकते हैं, ब्रेक भी लेते हैं, चाय भी पीते हैं, फ्रेश भी होते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर हम लोग बीच में गाड़ी का पेट्रोल भी चेक करते हैं, हवा भी चेक करते हैं, फिर डायरेक्शन भी चेक करते हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चलाओगे और बॉम्बे की जगह दिल्ली का रास्ता पकड़ोगे तो दिल्ली जल्दी पहुंच जाओगे, बॉम्बे नहीं पहुंचोगे, है ना। तो डायरेक्शन भी चेक करते रहते हैं। ये क्यों चेक करते हैं हम लोग? कि जब आप जहाँ पे आए हम लोग, क्या वो सही डायरेक्शन में आए और जो जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये रिव्यू सिस्टम हमको हमेशा याद दिलाते रहता है कि क्या हमारे जो काम है वो हम लोग सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। और रिव्यू किस चीज का करना चाहिए? तो कुछ चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपने करनी चाहिए या यही चीजें आपने करनी चाहिए। आप अपने बिजनेस के हिसाब से एक डैशबोर्ड बना सकते हो, और आज की तारीख में हर एक के पास कंप्यूटर है, साथ ही एक्सेल शीट बनाई है, ये चीजें उसके अंदर डाली है। मार्क माय वर्ड, 1 महीना कीजिए इसको, इतनी क्लैरिटी आपके बिजनेस के अंदर में आपको मिलेगी ना जिसकी कोई हद नहीं। क्या क्या करना है आपको टारगेट क्या है और अचीव कितना किया, इसका रिकॉर्ड रखना है। आपका जो साल का गोल रहेगा, अभी तो अप्रैल महीने से मार्च महीने तक आपने गोल्स बनाए होंगे, जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया। तो जो गोल्स आपने बनाए होंगे कि इस साल मुझे 30 लाख रुपए का टर्नओवर करना है 12 महीने में, तो वो अगर आपने टारगेट रखा होगा तो इसका मतलब हर महीने आपको 2.5 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा। 12 महीने में 30 लाख, 12 महीने में 30 लाख करने मतलब हर महीने 2.5 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 25 वर्किंग डे में रोज 10,000 रुपए का सेल करना पड़ेगा। तो क्या मेरा 10,000 रुपए का सेल रोज का आ रहा है? अगर वो आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा आज कितना हासिल किया आपने। ऐसे जब 6 दिन का करोगे तो आपका हफ्ते का होगा, 4 हफ्ते का जब टारगेट अचीव करोगे तो महीने का होगा। सो अगर आपके पास में डैशबोर्ड नहीं है या आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हो डेली बेसिस पे, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं हो क्या रहा है लेकिन चल रहा है। कौन से की टास्क मुझे हासिल करने हैं आज, कौन से तीन चीजें जो नॉन निगोशिएबल है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कौन सी 3 चीजें मुझे करनी ही है जो मेरे बिजनेस में 80% इम्पैक्ट करेंगी, है ना। पीपल परफॉर्मेंस, लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या दिया था करने के लिए, उनको क्या क्या चीजें बताई थी, उनमें से कौन सी चीजें उन्होंने करी है, उसका रिव्यू करना है। फाइनेंस, अकाउंट्स, डेटर्स, स्टॉक, जो भी है उसके बारे में आपको रोज रिव्यू करना है। मार्केटिंग एक्टिविटी का इनपुट आप कर सकते हो कि क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटी मैंने इस हफ्ते में करी है और उसके रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं। ये क्यों करना जरूरी है? ताकि आपके पास रिकॉर्डेड डेटा रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम फेसबुक का एक कैंपेन चलाया था, वो कैंपेन से मुझे 30 लीड आई थी और वो 30 लीड में से 20 लीड कन्वर्ट होगी। तो क्या अच्छा हुआ था, क्या सही क्रिएटिव बना था, मैसेज सही था, या मैंने लास्ट टाइम जो उसके पहले वाले में टाइम पे जो फेसबुक का कैंपेन चलाया था उसके अंदर में मुझे 100 लीड आई थी लेकिन 2 ही कन्वर्ट हुई थी। तो क्या ऐसी सही चीज हुई है, क्या ऐसी गलत चीजें हो गई? तो मार्केटिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने कस्टमर से बात किया है क्या, जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे बात किया है क्या, इसके बारे में बात कर सकते हैं। आपके स्टॉक और इन्वेंटरीज, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है जो डेड मूविंग स्टॉक होता है ना, जो डेड स्टॉक जिसको स्लो मूविंग स्टॉक कहते हैं, वो उसके तरफ ध्यान नहीं रहता है, वो हमारा टाइम, पैसा, बैंक का पैसा इसको ब्लॉक करके रख देता है और उसका स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ होता है। और जो चलने वाला प्रोडक्ट होता है जिसकी डिमांड होती है, क्योंकि ये पैसे उधर ब्लॉक है, हमारी बैंक की लिमिट अटक जाती है और चलने वाले प्रोडक्ट के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं होता है, पैसा ही नहीं बचता है, फिर हम कंस्ट्रेन हो जाते हैं। तो अगर वो ऐसा कोई स्टॉक है जो स्लो मूविंग है ना, इसका आप रिव्यू कीजिए कि भाई ये प्रोडक्ट कितना बिकता है, 1 महीने के अंदर में कितने पीस बिकते हैं और कितने दिन में ये माल हमारे पास में आ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये 2 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है और इसको हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ये सारे रिव्यू सिस्टम आपको दे विल गिव यू अ इनसाइट कि मैं अपने बिजनेस को कैसे अच्छे तरीके से फाइन ट्यून करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ, राइट। और
सेल्फ लर्निंग, मुझे क्या सीखना था। सीखना कुछ भी हो सकता है, आप 30 मिनट यूट्यूब पर टाइम स्पेंड कीजिए, एक नई चीज सीखिए, उसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाएगी। सीखिए जो चीजें जो आपके बिजनेस के अंदर में आपको काम आएगी। एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाइए, अपने ऑफिस में लगाइए या अपने कंप्यूटर पर बना के रखिए। ये आपको दिखाएगा कि आपका टारगेट आज का क्या था। आज 6 जून है, आज का टारगेट क्या है, 10,000 रुपए सेल करना है। कितना हासिल किया मैंने, 9,000 हासिल किया, है ना। ये हफ्ते का मेरा टारगेट था 60,000 रुपए का, उसके अगेंस्ट मैंने 55,000 रुपए हासिल किया है। और ये महीने का टारगेट था 2.5 लाख रुपए, इसके अगेंस्ट मैंने अब तक 6 तारीख तक 55,000 रुपया किया हुआ है। आपको क्लियर पता रहेगा कि आपको एफर्ट कौन से डायरेक्शन में डालना है। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, तो आपको ये भी पता चलेगा। आप अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि आपका एवरेज सेल वैल्यू क्या आ रहा है। अगर आपका सेल्स 10 लाख रुपए का है और आपके पास 1000 कस्टमर है, इसका मतलब आपका सेल्स वैल्यू 1000 रुपए का है, पर बिल 1000 रुपए का माल बिकता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितने कस्टमर लाने पड़ेंगे। ऐसे यू कैन डू फॉर डेटर्स कि मेरे पास आज की तारीख में टारगेट है कि 10,000 रुपए की वसूली करके लेके आना या 50,000 रुपए वसूल करके लेके आना, उसके अगेंस्ट कितने आए तो 40,000 रुपए आए। तो ये आपको पता रहेगा कि आपके डेटास को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, ये पैसा आपका खुद का मार्केट में घूम रहा है, ये अगर आपके बैंक में आ जाएगा ना, तो आप उसको प्रोडक्टिव चीजों को खरीद के उसको बेच के 4% मुनाफा और लगा सकते हो। रोटेट जितना ज्यादा रोटेट करोगे आपके पैसे को, उतना आपका मुनाफा बढ़ेगा। सेम इज द केस विद स्टॉक्स। क्या लेवल पे आपको स्टॉक्स रखना है, लीड्स कितनी आपको चाहिए, रोज कितनी लीड आनी चाहिए। आज हुई 5 लीड आनी चाहिए, 5 आई क्या, नहीं 5 की जगह 4 ही आई, तो लिखिए टारगेट 5 का था, 4 ही आया। दिस विल गिव यू इनसाइट कि आपके बिजनेस के अंदर में क्या हो रहा है। और टॉप 3 क्रिटिकल टास्क, तो ये कौन सी 3 चीजें जो आज मुझे करनी है, नॉन निगोशिएबल है, इस हफ्ते में करनी है और इस महीने में करनी है। तो ये डैशबोर्ड डेली बेसिस पे आप खाली ये डैशबोर्ड को मॉनिटर करना चालू कर दीजिए आने वाले 3 महीने के लिए। मार्क माय वर्ड, आफ्टर 3 मंथ्स यू विल कम बैक टू मी कि सर बिजनेस के अंदर में बहुत सारी चीजें बदल गई। थिंग्स, जिस चीज को हम लोग फोकस करते हैं ना, सारी एनर्जी वहीं पे जाती है ना। एक कहावत है, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, ये रोज रात को भर के रखिए। मार्क माय वर्ड, 3 मंथ्स इज अ बिग टाइम। आपको बहुत मजा आ जाएगा इसके अंदर और आपको समझ में आएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं और किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, राइट। सो दिस इज द डैशबोर्ड व्हिच यू शुड एंड यू मस्ट हैव इन योर बिजनेस, है ना। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर डिजाइन। ये अपने खुद के लिए है ना, ये अपने खुद के लिए। और ये क्यों जरूरी है। सो आई एम कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम। आखिरी पॉइंट, हम जितने बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, देखिए जब जॉब करते हैं ना हम लोग, क्योंकि मैं 25 साल जॉब किया हूँ, तो हम लोग अकाउंटेबल होते हैं हमारे बॉस को, उसके बॉस को, कंपनी को। जब हम बिजनेस ओनर होते हैं ना, अगर हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है तो आई थिंक हमें लगता है कि हम तो क्या है, ब्रह्मा है ना, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा फीलिंग आता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अगर इफ वी थिंक, अगर हम लोग अकाउंटेबल नहीं है किसी को, तो हमारे में इंप्रूवमेंट ही नहीं आती, ग्रोथ ही नहीं आती, राइट। अकाउंटेबल क्या, अकाउंटेबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, इट इज बीइंग विलिंग टू आंसर फॉर द आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम योर चॉइसेस, बिहेवियर्स एंड एक्शंस। जो हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं ना, उसका जो आउटकम आता है ना, उसके लिए आंसरेबल होना। और अगर वो हम लोग नहीं है तो हम ग्रो ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग फिर रैशनली डिसाइड नहीं करते। सबको लगता है मैंने अच्छा ही किया था। हमने अगर पिछले 1 महीने के एक्शन को अगर लिख के रखा, पिछले 1 महीने में मैंने अपने बिजनेस में क्या क्या किया, वो अगर आपने लिख के रखा, और आपने अगर लिख के रखा कि मुझे क्या क्या करना था हासिल और मैंने क्या क्या हासिल किया, आपको समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट ही आपको बता देगा कि आपके एफर्ट्स कितने थे, राइट। और रिजल्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एफर्ट यू हैव पुट इन योर बिजनेस। सो बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है, हो सकता है बहुत स्मॉल बिजनेस के अंदर में अकाउंटेबिलिटी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होती है। फैमिली बिजनेसेस के अंदर में हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन विद कैलाश जी दैट डे कि he still is accountable to his father, I think, right? So accountability is very critical. और अगर आप accountable नहीं हो
तो आई थिंक ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है. एंड आई विल स्ट्रांगली एडवाइस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गेट योरसेल्फ अ कोच. कोच का मतलब क्या होता है? कोच क्यों चाहिए? कोच इज अ पर्सन हु विल गाइड यू, है ना. आपका दोस्त इसलिए कोच नहीं होगा क्योंकि इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, लेकिन कोच विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर टेकन अ हेल्प ऑफ अ कोच, बिजनेस कोच अपने बिजनेस के अंदर में? किसी ने लिया है? यस, नो? यू कैन टाइप यस और नो. Yes, yes. Elagi saying yes, yes. Surendra ji, no sir. Okay. Yes, yes, yes. No, 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 no. Elagi saying no. Pallavi saying yes. कोच करता क्या है और कोच की जरूरत क्यों है? Let's talk about that. कि कोच करते क्या है और कोच की जरूरत क्या है? I strongly advise everyone कि जिंदगी में आप कभी ना कभी एक बार जरूर किसी कोच को हायर कीजिए खुद के लिए. और कोचिंग एक कंसेप्ट जो आया था ये अमेरिकन स्पोर्ट से आया था. फिर से बताऊं, ये स्पोर्ट से बिजनेस में आया हुआ कंसेप्ट है. आपने देखा होगा जो टेनिस प्लेयर थे उनके पास कोच थे पहले, एंड येल यूनिवर्सिटी जो है उनके पास में फुटबॉल टीम थी. उन्होंने पहली बार कोच हायर किया और उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने 19 साल ऑक्सफोर्ड को हरा दिया था फुटबॉल के गेम के अंदर में. So coach did wonders for them. और ये कोचिंग का कंसेप्ट स्पोर्ट्स से फिर बिजनेस वर्ल्ड में आया था. कोच करता क्या है? पहली चीज, कोच विल हेल्प यू टू गेट क्लैरिटी ऑन योर डायरेक्शन एंड गोल्स. आपको क्या हासिल करना है इसके लिए क्लैरिटी देगा, क्योंकि हमारे पास में आज की तारीख में बहुत सारे चॉइसेस है ना, और हम लोग बहुत चॉइसेस के कारण जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं. सो कोच विल गिव यू क्लैरिटी. सेकंड, he will keep you focused once you get clarity कि हमको क्या हासिल करना है. he will keep you focused on those goals, those vision, mission जो अभी आप चाहते हो हासिल करना उसके लिए. then he will be your accountability partner. वो आप उसके लिए अकाउंटेबल रहोगे. जो भी उसके साथ आप प्लान करोगे, you will be accountable for all those things with your coach. he will come and ask you कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. he will provide you unbiased inputs. Unbiased is most important thing. Why? Because his interest is in you. तो वो आपको unbiased input देगा. वो बिजनेस को देख के और आपको देख के input देगा, ना कि as you as a personality. He will provide you unbiased inputs. Belief clarification में help करेगा, right? Belief clarification क्यों जरूरी है? जो भी बिलीफ्स हमारे हैं आज की तारीख में, हमारे बिजनेसेस को लेके, खुद को लेके, हमारे टीम्स को लेके, आगे कैसे बढ़ेंगे उसको लेके, उसके लिए he will work with you and he will be providing you a rational overview कि क्या आप जो सोच रहे हो, क्या आपके बिलीफ है वो सही है या इसमें सुधार की गुंजाइश है ना. सही या गलत हम नहीं बोल पाएंगे, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है. एंड कोच विल ऑलवेज हेल्प यू टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, है ना. बहुत बार हमको नहीं दिखता है, बहुत सारी चीजें हमारे आंखों के सामने होती है, but when you speak to a third person as a sounding board and when you explore opportunities कि जो मैं हूँ उसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, I think you can explore opportunities, you can pick and choose those opportunities जो आपने सोची नहीं थी कभी, and then उसके बाद में आप उसको explore करते हो तो you get something wonderful out of that exploration, right? So you should always go and explore a business coach for you, right? So this is all about what I wanted to say. Thank you for giving me 1.5 hours. I'm going to start a business coaching program. I will speak later about it. But any questions? I'm open to take those questions. Any questions? Yes, sir. May I ask? Yeah. Yes, sir. So this is Himanshu Padere. मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है और टीम बिल्डिंग करनी है. मेरी टीम है 4 लोगों की, बट उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती या मैं उसमें करा नहीं पाता. सो मुझे स्टार्ट करना है कि किस तरह हमें टीम बिल्डिंग करना चाहिए और स्टार्टिंग में किस तरह करना चाहिए.
ओके, सो आपके पास क्लैरिटी है किस चीज के लिए आपको लोग चाहिए? यस सर, आपके हिसाब से हो सकता है, आपके व्यू से मुझे क्लियरिटी नहीं है, बट मेरे व्यू से हो सकता है मे बी। बहुत ग्रेट, कर सकते हैं उसके ऊपर में आप काम। आपके पास में क्लैरिटी है रोल्स क्या काम करेंगे ये लोग, क्या आउटपुट देंगे, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? सर क्लियरिटी तो, बट कभी काम बढ़ता है, कम हो जाता है, तो जो क्लैरिटी आपके पास में है रोल्स की, रिस्पांसिबिलिटीज की, उनसे जो आपको काम करवाना है, क्या उनको पता है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो उनसे? यस दे नो, बट तो उतना तो भी रिजल्ट नहीं दे पाते, सो मैं ही कभी कभी उनका काम कर लेता हूँ। नहीं तो इसका क्या उनको क्लैरिटी है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे, वो उनसे क्या उम्मीद करते हो, क्या उनसे आपको काम चाहिए, क्या ये उनको क्लियर पता है? यस सर, 50% यस, एकदम बोल नहीं सकते। नो, आई थिंक नो। अगर नहीं है, इसीलिए आपको उनका काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका क्या काम है। ओके, है ना? आप उनको बैंक में चेक भरने के लिए भी भेजते होंगे, आप उनको कस्टमर के पास भी भेजते होंगे, या आपके ऑफिस में अगर कोई आता है तो पानी भी वही पिलाते हैं। हाँ, है ना? हाँ, क्लैरिटी ऑफ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, सो वर्क ऑन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये बनने के बाद में उनको बैठाइए ऑफिस के अंदर में, बताइए उनसे क्या उम्मीद की जाती है और आपको ये चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्राफिक डिजाइन हायर किया, अब उसका रोल क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग उसका रोल है, क्रिएटिव्स बनाना उसका रोल है, राइट, इनोवेटिव क्रिएटिव बना के देना उनका रोल है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई मुझे फेसबुक के लिए 30 ग्राफिक डिजाइन बना के चाहिए, इंस्टा के लिए 30 चाहिए, लिंक्डइन के लिए 30 चाहिए। उसमें से पहले हफ्ते में मुझे मंडे को मोटिवेशन पे चाहिए, ट्यूसडे के अंदर में जनरल कोड चाहिए, वेडनेसडे के अंदर में खुद का प्रमोशन करना चाहिए, थर्सडे के अंदर में लीड जनरेट करनी है, फ्राइडे के अंदर में खुद का प्रमोशन करूंगा, सैटरडे के अंदर में जनरल कुछ करूंगा। These are the clear cut responsibility. So हफ्ते के बाद में आप उनके साथ बैठ सकते हो, बताइए मैंने ये बताया था, क्या क्या डिलीवर किया आपने। If she delivers, fine, नहीं तो आप फाइन ट्यून कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। अब आपको पता चल रहा है कि ग्राफिक डिजाइनर हायर करना कोई काम की चीज नहीं है। खाली ग्राफिक डिजाइनर हायर करके कोई काम नहीं होता जब तक आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके काम नहीं बताओगे ना करना क्या क्या है, आउटपुट निकलेगा। अगर आप बोल दोगे कि मुझे 100 क्रिएटिव चाहिए, तो बोलेगी ठीक है, कोई भी क्रिएटिव बना के दे देगी, राइट, और उससे फायदा आएगा नहीं। जब आप उनको बोलोगे कि पहले हफ्ते में मुझे कोर्स प्रमोट करना है, उसके लिए डिजाइन करके दीजिए कोर्स के लिए, राइट। फिर मोटिवेशन, रोज तो हम कोर्स प्रमोट नहीं कर सकते खुद का, बराबर। थोड़ा नॉलेज का, कभी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, कभी नॉलेज देंगे, कभी कस्टमर के साथ में 1-to-1 कर लेंगे, कभी फेसबुक लाइव कर लेंगे। सो अलग अलग चीजें उनको करनी पड़ेगी। सो शी विल बी गिविंग यू ये सारी चीजें एडवांस में। ये सारे 7 दिन के क्रिएटिव है, ये डेटा है, ये तारीख को पोस्ट होने वाले हैं। ये मैंने कर लिया, बताइए इसमें अंदर क्या अच्छा है, क्या खराब है, कैसे ठीक करना है, वो आप बताओगे। ये चीजें बदल दीजिए, फिर से बना के डालिए, वो फिर से बना के आपके पास में। सो यू विल बी एबल टू रिव्यू व्हाट शी इज डूइंग। यस सर। क्या होगा कि 7 दिन का काम इकट्ठा कर लेगी, वो अपना काम करते रहेगी, आप अपना काम करोगे। रिव्यू के लिए आपको आधा घंटा चाहिए, आधे घंटे में आप बताओगे क्या है करना है। यू डेलीगेट, यू डोंट डू एवरीथिंग। आई डोंट नो, है ना, हमको नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे सेल्स सिखाना आता है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आता है, तो मैं तोशी के पास जाता हूँ। तोशी जी है क्या? अगर तोशी जी बना के देती क्रिएटिव मुझे, ओके, एंड शी चार्ज मी सम अमाउंट फॉर दैट, राइट, क्योंकि शी इज मास्टर, वो अपने काम में माहिर है ना, बराबर, बी एबल टू गिव मी बेटर आउटपुट, राइट। अब मैं अगर, बहुत बार ये भी होता है कि सारी चीजें मैं सीख लूंगा, मैं खुद करूंगा, तो मेरे पास 8 ही घंटे हैं, राइट, यस, मुझे भी आता है। कैनवा के ऊपर में सब लोग अपना डिजाइन बना सकते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ कैनवा डिजाइन व्हिच आई मेक एंड क्वालिटी ऑफ तोशी व्हिच शी डिलीवर्स इज आउटस्टैंडिंग। मैं घर में केक बना सकता हूँ, फिर मैं गुंजन जी को फोन करता हूँ, मैंगो केक दीजिए, है ना, राइट, बिकॉज शी इज प्रोफेशनल इन दैट। तो सारी चीजें मैं नहीं कर सकता, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, दैट स्टार्ट्स विद बिलीफ, विद एटीट्यूड। हमको सब फ्री चाहिए या सस्ता चाहिए, राइट, वैसा नहीं होता। यू नीड टू पे, यू विल हैव टू डू।
यू हैव टू पे द प्राइस फॉर समथिंग टू गेट। अच्छी चीज पाने के लिए ना, अगर आपको हेल्दी शरीर चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ नॉट ईटिंग बैड थिंग्स, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, यू पे द प्राइस। राइट। हेलो। हाँ सुरेंद्र जी। सर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है कि 24 घंटे होते हैं दिन में, 8 घंटे तो नींद में चले जाते हैं, तो वो देखिए 2 घंटे शाम के 2 घंटे तैयारी करना और खाना खाना इसमें चले जाते हैं। तो ये सब कैसे 24 घंटे में कैसा मैनेज किया जाए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कैसे करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा चीज है डेलीगेशन। लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेटिंग थिंग्स टू अदर्स। और डेलीगेट करना, कहना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डेलीगेटिंग यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन पीपल। लोगों के ऊपर भरोसा होगा ना तो ही आप डेलीगेट कर पाओगे। और लोगों के ऊपर भरोसा लाने के लिए आपके पास लोग चाहिए, तो आपको लोग भी लाने पड़ेंगे, आपको टीम भी लानी पड़ेगी। हमारे पास शायद उतनी टीम नहीं है जिसके कारण सब कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। अगर सब कुछ मैं ही करने जाऊंगा तो मेरे पास आई विल बी ऑलवेज ऑन अ फायर फाइटिंग मोड। थिंक देखिए, डेलीगेट वो चीजें कीजिए जो रिपीटेटिव टास्क है। डेलीगेट वो चीजें हैं जो आप करने के बाद में आपको लगता है कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो उसके अंदर में, कोई दूसरा भी कर लेगा ना तो भी चलेगा, आप खाली सुपरवाइज करोगे। यू कैन डेलीगेट अप टू 70% टास्क, यू कैन डेलीगेट। आप कभी क्या करते हो दिन में इसकी एक लिस्ट बनाइए, हफ्ते भर उसको मॉनिटर कीजिए, आपको समझ में आएगा कौन से रिपीटेटिव टास्क है। स्टार्ट डेलीगेटिंग दोस टास्क। खाली क्रिटिकल टास्क जो है ना वही आपके पास होनी चाहिए, विच मैटर्स मोस्ट। यस सर। सर। हाँ सर, आई एम अ वेरी बिग फैन फॉर यू। आपसे बहुत कुछ सीखा भी है मैंने, बट एक चीज मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जो मेरा बिजनेस है, आप जानते हो बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा अभी मेरा ऐसा है कि लोगों, मेरा जो बिजनेस है, लोगों को जब एक्स्ट्रा पैसा होता है तब वो चीज़ खर्चा करते हैं और मेरा जो है वो थोड़ा अच्छा चलता है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे तकलीफ जाएगी, तो मैंने ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी लीड वापस से पहले जैसे फास्ट हो जाए और थोड़ा सा मैं उस पर ज़्यादा वर्क कर पाऊँ? एक बात बताइए मुझे जी। सभी एवरीबॉडी लिसन वेरी केयरफुली। आज से 50 साल पहले रिलायंस क्या करता था? 40 साल पहले रिलायंस का मेन बिजनेस क्या था? 40 साल पहले कपड़ा का था, टेक्सटाइल बीमल है ना, बीमल ब्रांड था। और आज से 25 साल पहले बिजनेस क्या था रिलायंस का सबसे बड़ा? ऑयल एंड गैस, राइट, और प्लास्टिक बाय प्रोडक्ट। आज